बातचीत में माहिर बनने का आसान तरीका। कुछ समय पहले मैं एक ताश के खेल पार्टी में गया था। मैं ताश नहीं खेलता और वहाँ एक महिला थी जो ताश नहीं खेलती थी। उन्हें पता लगा कि मैं एक बार लोएल थॉम्स का मैनेजर था जब उन्होंने रेडियो का काम शुरू नहीं किया था और मैंने थॉम्स को यात्रा के दौरान बातचीत की सामग्री तैयार करने में मदद करते समय यूरोप की काफ़ी यात्राएं की थी। इसीलिए उस महिला ने कहा, ओ मिस्टर कार्नेगी, मैं चाहती हूँ कि आप उन खूबसूरत जगहों के बारे में बताएं जहाँ आप गए हैं। हम जैसे ही सोफा पर बैठे उन्होंने बताया कि वे और उनके पति तुरंत अफ्रीका की ट्रिप से लौटे हैं। अफ्रीका? मैंने खुशी से कहा, दिलचस्प। मैं हमेशा अफ्रीका जाना चाहता था, पर मैंने सिर्फ एक बार 24 घंटों की ट्रिप के लिए अल्जीयर्स की यात्रा की है। आप बताइए, क्या आप बिग बेम कंट्री गई हैं? हाँ। कितनी खुशकिस्मत हैं आप। मुझे आपसे जलन हो रही है। मुझे अफ्रीका के बारे में बताइए। वे लगातार 45 मिनटों तक बोलती रही। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा मैं कहाँ गया था या मैंने क्या देखा था। वे मेरी यात्राओं के बारे में सुनना नहीं चाहती थी। उन्हें बस एक दिलचस्पी रखने वाला श्रोता चाहिए था ताकि वे अपने अहम की तृप्ति कर सके और बता सके कि वे कहाँ गई थी। क्या यह अजूबा था? नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं न्यूयॉर्क के एक प्रकाशक द्वारा दी गई डिनर पार्टी में एक सफल वनस्पति वैज्ञानिक से मिला। इससे पहले मैं कभी भी वनस्पति वैज्ञानिक से नहीं मिला था और मुझे यह काफी मजेदार लगा। मैं कुर्सी के छोर पर बैठा रहा और उनकी बातें सुनता रहा जब तक वे आकर्षक पौधों, इंडोर गार्डन और पौधे के नए प्रकारों को विकसित करने के लिए हो रहे प्रयोगों के बारे में बताते रहे। उन्होंने आलू के बारे में भी कई दिलचस्प चीजें बताई। मेरे घर पर भी एक छोटा सा इंडोर गार्डन था और उन्होंने मेरी कई समस्याओं का हल निकालने के तरीके बताए। जैसे मैंने कहा, हम एक डिनर पार्टी में थे। वह तकरीबन दर्जन भर मेहमान रहे होंगे, पर मैंने सबको अनदेखा कर दिया और उस वनस्पति वैज्ञानिक से घंटों बातें करते रहा। आधी रात हुई, मैंने सभी को गुड नाइट कहा और चला गया। तब वह वनस्पति वैज्ञानिक हमारे मेजबान की ओर मुड़े और उन्होंने मेरी तारीफ में कई शब्द कहे। मैं सबसे दिलचस्प था, मैं यह था और मैं वह था। और उन्होंने कहा कि मैं बातचीत की कला में सबसे ज्यादा निपुण था। बातचीत की कला में माहिर? क्यों? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। मैं बिना विषय बदले कुछ भी कह भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं वनस्पति विज्ञान के बारे में उतना ही जानता था जितनी जानकारी मुझे पेंगुइन के शरीर के बारे में थी। पर मैंने यह काम किया था। मैंने ध्यान से सुना था। मैंने सुना था क्योंकि मेरी सच्ची रुचि थी और उन्होंने यह महसूस किया। इससे वे खुश हुए। किसी को इस तरह से सुनना उसकी सबसे बड़ी तारीफ होती है। बहुत कम इंसान, जैक वुडफोर्ड ने स्ट्रेंजर इन लव में लिखा था, बहुत कम इंसान जबरदस्त ध्यान दिए जाने के प्रभाव से बच पाते हैं। मैं उनकी बातों पर जबरदस्त ध्यान देता रहा। मैंने दिल खोलकर तारीफ की और अच्छी तरह से प्रशंसा की। मैंने उन्हें बताया कि मुझे काफी अच्छा मनोरंजन और निर्देशन मिला, और ऐसा था भी। मैंने बताया कि शायद मेरे पास ऐसी जानकारी होती, और ऐसा था भी। मैंने बताया कि काश मैं भी उनके साथ खेत खलिहानों की यात्रा कर पाता, और ऐसा था भी। मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे दोबारा मिलूंगा, और ऐसा था भी। इसीलिए उन्हें लगा कि मैं बातचीत की कला में माहिर हूँ, जबकि वास्तव में मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। किसी भी सफल बिजनेस इंटरव्यू का रहस्य क्या है? हार्वर्ड के भूतपूर्व प्रेसिडेंट चार्ल्स डब्ल्यू एलियट के अनुसार किसी भी सफल बिजनेस इंटरव्यू का कोई रहस्य नहीं होता। बोलने वाले इंसान पर भरपूर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा कोई भी चीज खुश नहीं करती। एलियट खुद भी सुनने की कला में माहिर थे। अमेरिका के प्रथम उपन्यासकारों में से एक हेनरी जेम्स याद करते हैं, डॉक्टर हेनरी का सुनना सिर्फ मौन रही एक तरह की गतिविधि था। वे अपने मेरुदंड के निचले छोर पर सीधा तन कर बैठते थे और उनके हाथ उनकी गोद से जुड़े रहते थे। अंगूठे के एक दूसरे पर गोल गोल तेज या धीमे धीमे घुमाने के अलावा कोई हरकत नहीं होती थी, और वे बोलने वाले से रूबरू होते थे और अपने कानों के अलावा अपनी आंखों से भी सुन रहे होते थे। वे अपनी दिमाग से सुनते थे और बड़े ध्यान से सोचते थे कि आप क्या कह रहे हैं। बातचीत के अंत में बोलने वाले को लगता था कि उसने अपना काम निकलवा लिया है, आत्मसिद्ध है ना? आपको यह सीखने के लिए हार्वर्ड में 4 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम और आप डिपार्टमेंटल स्टोर के ऐसे मालिकों को जानते हैं जो महंगी जगह किराए पर लेंगे, अपना सामान सस्ते दामों पर खरीदेंगे, अपनी दुकान को अच्छे से सजाएंगे, विज्ञापन पर हजारों डॉलर खर्च करेंगे और फिर ऐसे कलर को नौकरी पर रखेंगे जो ग्राहकों को बोलने नहीं देते, उन्हें इससे जुबान लड़ाते हैं, उन्हें गुस्सा दिलाते हैं और उन्हें अपने स्टोर से बाहर निकाल देते हैं। शिकागो के एक डिपार्टमेंटल स्टोर से न सुनने वाले कलर के कारण एक ऐसा ग्राहक खो दिया जो वहां हर साल हजारों डॉलर खर्च करता था। मिसेज हेनरिटा डगलस, जिन्होंने शिकागो में हमारा एक कोर्स किया, वे स्पेशल सेल में एक कोट खरीदा था
जब वे उसे घर लेकर आई तो उन्होंने देखा कि कोट में एक खरोच है। वे अगले दिन वापस आईं और उन्होंने सेल्स क्लर्क से इसे बदलने को कहा। क्लर्क ने उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। आपने इसे एक स्पेशल सेल में खरीदा था, उस क्लर्क ने कहा। फिर उसने एक साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया। उसे पढ़िए, उसने कहा। सारे सेल फाइनल है। आपने एक बार खरीद लिया तो आपको इसे रखना होगा। इसे खरोच को खुद ही सिल लीजिए। लेकिन यह खराब सामान था, मिसेस डगलस ने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लर्क ने कहा। फाइनल तो फाइनल है। मिसेस शिकागो गुस्से से निकलने ही वाली थी, यह सोचते हुए कि अब वे दोबारा नहीं लौटेंगी। जब उसने डिपार्टमेंटल मैनेजर मिले जो उन्हें कई सालों की खरीदारी से जानते थे, मिसेस डगलस ने उन्हें बताया कि क्या हुआ। मैनेजर ने पूरी बात को ध्यान से सुना, कोट को देखा और कहा, स्पेशल सेल फाइनल होते हैं ताकि हम सीजन के अंत में बचे सामान को हटा सके, पर नो रिटर्न की पॉलिसी खराब सामानों पर नहीं काम करती। हम यहाँ तो खरोच की मरम्मत कर देंगे या फिर अगर आप चाहें तो आपके पैसे वापस कर देंगे। व्यवहार में कितना बदलाव था। अगर उस मैनेजर ने आकर ग्राहक की बात नहीं सुनी होती तो स्टोर को एक पुराना ग्राहक खोना पड़ जाता। सुनना घर के जीवन में भी उतना ही जरूरी है जितना बिजनेस की दुनिया में। न्यूयॉर्क के क्रोटन ऑन हडसन की मिली एस्पोसिटो ने यह प्रण कर रखा था कि जब उनका कोई बच्चा बोलेगा तो वे ध्यान से सुनेंगी। एक शाम वे अपने बेटे रॉबर्ट के साथ किचन में बैठी थी जब एक छोटी बातचीत के बाद रॉबर्ट ने कहा, मॉम, मुझे पता है कि आप मेरी बात ध्यान से सुनती हैं। इस बात से मिसेज एस्पोसिटो का दिल छू लिया और वे बोली, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें कभी शंका थी? रॉबर्ट ने कहा, नहीं, मुझे सच में पता है कि आप मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि जब भी मैं बात करना चाहता हूँ आप अपना काम रोककर मुझे सुनती हो। सबसे ज्यादा हिंसक आलोचक भी शांत हो जाता है। अक्सर एक धैर्य और सहानुभूति वाले श्रोता के पास हो, एक ऐसा श्रोता जो शांत हो, भले ही दोष निकालने वाले इंसान किंग कोबरा की तरह फुफकार मार रहा हो और जहर उगल रहा हो। समझने के लिए देखें। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने पाया कि कुछ साल पहले उसे एक ऐसे बदतमीज ग्राहक से निपटना था, वैसा बदतमीज इंसान कस्टमर केयर प्रतिनिधि ने पहले कभी नहीं देखा था। वह चीखता था, गालियां देता था और फोन के तार को उखाड़ने की धमकी देता था। उसने कुछ ऐसे शुल्कों को देने से मना कर दिया जो उसकी नज़र में गलत थे। उसने अखबारों को पत्र लिखे, उसने पब्लिक सर्विस कमीशन में शिकायतें की और उसने टेलीफोन कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। अंत में कंपनी के सबसे निपुण ट्रबल शूटर को इस आदमी से बात करने भेजा गया। इस ट्रबल शूटर ने उसकी बातें सुनी और उसे गुस्सा निकालने का आनंद लेने दिया। उस टेलीफोन प्रतिनिधि ने ध्यान से सुना और हाँ कहा और उसकी शिकायतों से सहानुभूति दिखाई। वह चिल्लाता रहा और मैं उसकी बात 3 घंटे तक सुनता रहा। ट्रबल शूटर ने बताया, जब वह लेखक की क्लास में था तब मैं वापस गया और मैंने उसकी बातों को और ध्यान से सुना। मैंने उसका 4 बार इंटरव्यू लिया और चौथे इंटरव्यू के खत्म होने से पहले मैं उसके द्वारा शुरू किए गए संगठन का चार्टर मेंबर बन चुका था। उसने इसे टेलीफोन सब्सक्राइबर्स प्रोटेक्टिव एसोसिएशन नाम दिया था। मैं अभी भी इस संगठन का सदस्य हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं मिस्टर के अलावा इसका एकमात्र सदस्य हूँ। मैंने इस इंटरव्यू के दौरान उसकी हर बात को सुना और उसकी हर बात से सहानुभूति दिखाई। इससे पहले किसी भी टेलीफोन प्रतिनिधि ने उससे बात नहीं की थी और वह काफ़ी दोस्ताना हो गया। जिस बात के लिए मैं उससे मिलने गया था उसका जिक्र पहली मुलाकात में हुआ भी नहीं, फिर उसका जिक्र दूसरे तीसरे इंटरव्यू में भी नहीं हुआ और चौथे इंटरव्यू के होने तक वह केस खत्म हो चुका था। उसने अपना बिल चुका लिया था और टेलीफोन कंपनी के इतिहास में पहली बार किसी ने अपने मन से पब्लिक सर्विस कमीशन की शिकायतें वापस ले ली थी। निस्संदेह मिस्टर ने अपने आप को धर्म योद्धा समझा था जो शोषण के खिलाफ लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहा था, पर वास्तव में वह महत्वपूर्ण होने का एहसास चाहता था। उसे पहले यह एहसास सीखने और शिकायत करने पर मिला, पर जैसे ही कंपनी के प्रतिनिधि ने उसे महत्वपूर्ण होने का एहसास मिल गया, उसकी शिकायतें हवा में गायब हो गई। सालों पहले एक सुबह एक गुस्सैले ग्राहक जूलियस डेटमर के ऑफिस में घुसा, जो डेटमर वुलन कंपनी के संस्थापक थे और वह कंपनी में वुलन और टेलरिंग के काम में दुनिया के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बन गई। इस आदमी के पास हमारा थोड़ा सा पैसा बकाया था, मिस्टर डेटमर ने बताया। ग्राहक ने इनकार किया, हालांकि वह जानता था कि गलती उसी की है। इसीलिए हमारे क्रेडिट विभाग ने जोर डाला कि वह पैसे चुकाए। हमारे क्रेडिट विभाग से कई चिट्ठियां पाने के बाद उसने सामान बांधा और शिकागो आकर मेरे ऑफिस में घुसा और बताने लगा कि वह पैसे नहीं चुकाने वाला और साथ में ही आगे से वह हमारी कंपनी से एक भी सामान नहीं खरीदने वाला। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना। मैंने टोकना चाहा पर मुझे लगा कि यह गलत नीति होगी, इसीलिए मैंने
उसे अपनी बात कहने दिया। जब वह थोड़ा शांत हुआ और सुनने के मूड में आया तो मैंने शांत मन से कहा, आप शिकागो आए और आपने अपनी बात कही, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने हम पर एक एहसान किया है, पर अगर हमारे क्रेडिट विभाग ने आपको तंग किया है, यह दूसरे ग्राहकों को भी तंग कर सकता है और यह अच्छी बात नहीं होगी। विश्वास मानिए, आप जितना बताने में उत्सुक हैं उससे ज्यादा मैं सुनने में उत्सुक हूँ। उसने मुझसे कभी भी यह सुनने की उम्मीद नहीं की थी। वह थोड़ा निराश लगा क्योंकि वह शिकागो मुझसे बातें सुनाने आया था और मैं बहस करने के बजाय उसे धन्यवाद दे रहा था। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि हम सारे शुल्क हटा देंगे और भूल जाएंगे, क्योंकि उसे सिर्फ एक अकाउंट की सावधानी से देखभाल करनी थी, जबकि हमारे क्लर्क को हजारों अकाउंट देखने थे, इसीलिए हमारे गलत होने की संभावना ज्यादा थी। मैंने उसे बताया कि मैं समझता हूँ वह कैसा महसूस कर रहा है और अगर मैं उसकी जगह होता तो वही करता जो उसने किया। चूंकि वह आगे से हमसे नहीं खरीदेगा, मैंने उसे दूसरे उलेन हाउस के नाम बताए। पहले ही जब वह शिकागो आया था तो हमने साथ लंच किया था, इसीलिए मैंने उसे साथ लंच करने के लिए आमंत्रित किया। वह थोड़ा झिझकते हुए मना, पर वापस ऑफिस आकर उससे पहले से बड़ा और ऑर्डर दे डाला। वह थोड़ा शांत होकर घर लौटा और हमारे जितना ही न्यायपूर्ण होने की कोशिश में सारे बिलों को उसने देखा और जिसमें उससे गलती हुई थी उसे माफी के साथ चुकता कर दिया। बाद में जब उसकी पत्नी को पुत्र हुआ, उसने बच्चे का मध्य नाम डेटमर रखा और वह 22 साल तक मृत्यु तक हमारा मित्र और ग्राहक बना रहा। सालों पहले एक गरीब डच लड़का अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए स्कूल के बाद एक बेकरी शॉप की खिड़कियां साफ करता था। उसके घर वाले इतने गरीब थे कि वह सड़कों पर एक डलियों के साथ निकलता था और कोयले की गाड़ियों से निकलकर गटर में गिरे कोयले को चुनता था। उस लड़के एडवर्ड बाक ने कभी 6 साल से ज्यादा स्कूल में पढ़ाई नहीं की, फिर भी वह अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे ज्यादा सफल पत्रिका संपादकों में से एक बना। उसने ऐसा कैसे किया? यह एक लंबी कहानी है, पर उनकी शुरुआत को थोड़े शब्दों में बताया जा सकता है। उन्होंने इस अध्याय में बताए गए सिद्धांतों का इस्तेमाल करके शुरुआत की। उन्होंने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा और वेस्टर्न यूनियन में ऑफिस बॉय बन गया, पर उन्होंने शिक्षा पाने का ख्याल एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। इसीलिए उन्होंने खुद को शिक्षित करना शुरू किया। वे किराए का पैसा बचाते थे और कई बार लंच नहीं करते थे ताकि अमेरिकन बायोग्राफी की एनसाइक्लोपीडिया खरीद सके। और उसके बाद उन्होंने एक अनोखी चीज की, उन्होंने प्रसिद्ध लोगों की जीवनी पढ़ी और उनके बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी मांगी। वे एक अच्छे श्रोता थे। उन्होंने जनरल जेम्स ए गॉरफील्ड को लिखा जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे और पूछा कि क्या वह बात सही है कि वे एक नहर में काम करते थे, और गॉरफील्ड ने जवाब दिया। उन्होंने जनरल ग्रांट से एक युद्ध के बारे में पूछा और ग्रांट ने उनके लिए एक नक्शा बनाया और उस 14 साल के बच्चे को डिनर पर बुलाया और पूरी शाम उससे बात करते रहे। जल्द ही हमारा वेस्टर्न यूनियन मैसेंजर बॉय देश के सबसे प्रसिद्ध लोगों से वार्तालाप कर रहा था। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, ओलिवर वेलेंड होम्स, लॉन्ग फेलो, मिसेज अब्राहम लिंकन, लोइसा में अल्काट, जनरल सरमन और जेफरसन डेविस। उन्होंने सिर्फ प्रसिद्ध लोगों से बात ही नहीं की, जैसे ही उन्हें छुट्टी मिलती थी वे उनके घरों में मेहमान के रूप में बुलाए भी जाते थे। इस अनुभव ने उनमें एक आत्मविश्वास भर दिया जो बेशकीमती था। इन लोगों ने उन्हें एक दृष्टि और महत्वाकांक्षा दी जिसने उनकी जिंदगी को नया स्वरूप दिया, और यह सब मुझे दोहराने दे तभी संभव हुआ जब उन्होंने यहाँ बताए गए सिद्धांतों को आजमाया। आइजक एफ मार्कोसन, एक पत्रकार जिन्होंने सैकड़ों सेलिब्रिटियों का इंटरव्यू लिया, बताते हैं कि कई लोग अच्छा प्रभाव नहीं जमा पाते क्योंकि वे अच्छी तरह सुनते नहीं हैं। उन्हें आगे क्या बोलना है इस बात की इतनी चिंता रहती है कि वे अपने कान खुले नहीं रख पाते। कई महत्वपूर्ण लोगों ने मुझसे बताया है कि वे अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अच्छी तरह सुनने की कला बहुत दुर्लभ है। सिर्फ महत्वपूर्ण लोग ही नहीं बल्कि साधारण लोग भी अच्छे श्रोता खोजते हैं। जैसे कि रीडर्स डाइजेस्ट ने एक बार कहा, कई लोग डॉक्टर को बुलाते हैं जब उन्हें कोई सुनने वाले की जरूरत होती है। सिविल वॉर के सबसे अंधेरे पलों में लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड के एक पुराने दोस्त को वाशिंगटन आने के लिए पत्र लिखा। लिंकन ने कहा कि उनकी कुछ दिक्कतें हैं जिन पर वे बातें करना चाहते हैं। उनका पुराना पड़ोसी व्हाइट हाउस आया और लिंकन ने उसे गुलामों को मुक्ति देने के एक नियम पर घंटों बातें की। लिंकन इस नियम के पक्ष और विपक्ष के सारे पहलुओं पर गए, फिर उन पत्रों और अखबारों के लेखों को पढ़ा जिनमें कुछ उनकी गुलामों को मुक्त न करने के लिए निंदा कर रहे थे और कुछ गुलामों की मुक्ति के भय के कारण उनकी निंदा कर रहे थे। घंटों बातें करने के बाद लिंकन ने अपने दोस्त से हाथ मिलाया, उसे गुड नाइट कहा और बिना उसका नजरिया जाने उसे वापस इलियोनिस भेज दिया। लिंकन ने सारी बातें खुद की, इससे उनके दिमाग में चीजें स्पष्ट हो गई। लिंकन को सलाह की जरूरत नहीं थी, उन्हें सिर्फ एक दोस्त
एक सहानुभूति भरे श्रोता की जरूरत थी, जिसके सामने वे अपने दिमाग को हल्का कर सकें। हम सभी यही करते हैं जब संकट में होते हैं। यह सभी खिजे हुए ग्राहक चाहते हैं, असंतुष्ट कर्मचारी चाहते हैं और चोट खाए दोस्त चाहते हैं। आधुनिक युग में सबसे अच्छे श्रोताओं में से एक थे सिगमंड फ्रायड। फ्रायड से मिलने वाले एक व्यक्ति ने उनके सुनने के तरीके पर कहा, इसने मुझ पर इतना प्रभाव डाला कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उनमें जो गुण थे मैंने कभी किसी में नहीं देखे थे। कभी मैंने किसी को इतने फोकस से ध्यान देते हुए नहीं देखा था। यह आत्मा को चीरने वाली नजर नहीं थी। उनकी आंखें मध्यम और दोस्ताना थी। उनकी आवाज़ धीमी और उदार थी। उनके हाव भाव कम थे, पर उन्होंने जैसे ध्यान दिया, मेरी कही बातों की जैसे तारीफ की, भले ही मेरे कहने का तरीका सही नहीं था, वह असाधारण था। आपको बिल्कुल नहीं पता कि कोई ऐसे आपकी बातों को सुने तो कितना फर्क पड़ता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे लोग आपको ठुकराएं, आपकी पीठ पीछे हंसे और आपकी निंदा करें, तो इसका आसान सा तरीका है, किसी को भी देर तक ना सुने, सिर्फ अपनी बातें करें। अगर किसी के बात करते समय आपको कोई आइडिया आए तो उसे अपनी बात पूरी मत करने दें, उसे बातों के बीच में ही रोक दें। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? दुर्भाग्य से मैं जानता हूँ, और आश्चर्य की बात है कि उनमें से कई लोग प्रसिद्ध हैं। यह सभी उबाऊ हैं, अपने अहंकार और महत्वपूर्ण होने के नशे में डूबे हुए उबाऊ लोग हैं। जो लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, डॉक्टर निकोलस मुर्रे बटलर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने कहा था, वे बहुत ही अशिक्षित हैं, उन्हें बिल्कुल शिक्षा नहीं मिली। डॉक्टर बटलर ने कहा, भले ही उन्हें कितने ही निर्देश मिले हों, अगर आप बातचीत की कला में माहिर होना चाहते हैं तो एक अच्छा श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए खुद में दूसरों के लिए दिलचस्पी जगाएं। वैसे सवाल पूछें जिनका जवाब देना दूसरों को पसंद आए। लोगों को अपने बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखें कि जिनसे आप बात कर रहे हैं वे आपसे और आपकी समस्याओं से ज़्यादा अपने आप में और अपनी समस्याओं में दिलचस्पी रखते हैं। इंसान को चीन में अकाल से 10 लाख लोगों के मरने से ज़्यादा चिंता अपने दांतों के दर्द की होती है। अपनी गर्दन पर लगी चोट अफ्रीका के 40 भूकंपों से ज़्यादा ध्यान खींचती है। अगली बात करते समय इस चीज़ को याद रखें, एक अच्छा श्रोता बने, लोगों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें।